वज़ीर ख़जाना पंजाब ने आइंदा माली साल के लिए सूबे का 2653 अरब हुजम का बजट पेश कर दिया है। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की जानिब से हमेशा की तरह रिवायती अंदाज में शदीद नारेबाजी भी की गई। अच्छा, अपनी तकरीर के दौरान सूबाई वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जनूबी पंजाब के लिए कुल बजट का 35% खर्च किया जाएगा। शोबा सेहत के लिए 98 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और जो मौजूदा बजट है गुज़िश्ता साल की निस्बत 18% ज़्यादा है, जिसमें महसूलात के लिए 405 अरब का हदफ मुकर्रर किया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि जारी करदा जो अखराजात हैं उनका तखमीना 1428 अरब लगाया गया है और तरक्याती बजट में 66% इजाफा तजवीज़ किया गया है। सेहत के लिए जो मजमूई तौर पर 369 अरब रुपए और तालीम के लिए 442 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। लाहौर में 14 अरब रुपए की लागत से 1000 बिस्तर पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर भी शुरू होगी और बजट में जो तमाम सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में और पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान भी किया गया और जो पहले इजाफी अलाउंस हासिल ना करने वाले ग्रेड 1 से 19 तक 7,21,000 से ज़्यादा मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% स्पेशल अलाउंस का इजाफा भी तजवीज़ किया गया है और मजदूरों की कम से कम जो उजरत है वो 20,000 माहाना मुकर्रर की गई है। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हुकूमती बजट गरीब आवाम के लिए वाकई वो जो दोस्त बजट कहा जाता है वो साबित होता है या फिर ये बोझ बजट है? क्योंकि बहुत से लोग इसको कह रहे हैं दोस्त बजट नहीं बोझ बजट है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात और रुकन वज़ीर आज़म माशी टीम डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब। इस वजह से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो अब ये बजट पेश किया गया है, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये अवाम दोस्त नहीं बल्कि अवाम बोझ बजट है, कैसे देखते हैं? देखिए, वफाकी बजट के बाद पंजाब से तकरीबन इसी किस्म के बजट की तवक्को थी और अगर हम पंजाब से पहले थोड़ा सा ज़रा वफाक की तरफ जाके देखें तो जो पिछले साल में ये जो रवा माली साल है जो कि 30 जून को ख़त्म हो रहा है, इसमें जो मोर देन एक्सपेक्टेड इकनॉमिक ग्रोथ जो कि स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी और बाकी मुख्तलिफ जो इंसेंटिव्स और पॉलिसीज़ की वजह से आई, हुकूमती पॉलिसियों की वजह से, रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस की वजह से भी और एहसास प्रोग्राम की जो पेमेंट थी 15 मिलियन ख़ानदानों को, तो एक मुआशी जो पहिया था वो तो चल रहा था और उसकी वजह से एक जो फील गुड फैक्टर है वो ऑलरेडी इकॉनमी में मौजूद था। जब हमने वफाकी बजट देखा तो वो एक प्रो ग्रोथ बजट आप उसको कह सकते हैं। बिजनेसेस को, छोटे तबके के ताजरों के लिए जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको काफ़ी हद तक उसमें कम करने के इकदाम लिए गए और जो पंजाब का बजट है ये उसी का एक तसलसल आपको नज़र आता है जिसमें कि सेहत के लिए, एजुकेशन के लिए, रूरल इकॉनमी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी पैसे जो हैं वो मखसूस किए गए हैं और ये इस वजह से मुमकिन हुआ कि हुकूमत के पास कुशन मौजूद है। ये इस वजह से भी मुमकिन हुआ कि वफाकी हुकूमत जो है उसने अपना रेवेन्यू टारगेट बढ़ा दिया। जब आप वफाकी हुकूमत महसूलात इकट्ठे करती है तो वही महसूलात NFC के ज़रिए, जो NFC फार्मूला है, वो सूबों को मुंतकिल होते हैं। सूबे जो हैं वो कुछ टैक्सेस अपने भी लगा सकते हैं, जैसे उनके पास प्रोविंशियल GST लगाने की ऑप्शन है, कुछ और उनके प्रोविंशियल टैक्सेस हैं जो को लगा सकते हैं। तो इसको मैं बोझ तो नहीं कहूँगा। बोझ जो चीज़ें वहाँ पे बनेगी उनको बजट से अलहदा डिस्कस किया जा सकता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से शायद अवाम जो है उनको थोड़ा सा मुआशी जो मजबूरी है, जो मुआशी मसला है वो दरपेश हो सकता है। लेकिन बजट में मैं नहीं समझता कि अभी तक जो 2 बजट आए हैं और उम्मीद है कि बाकी के तीनों सूबों के बजट भी उसी तरीके से आ रहे होंगे, इंक्लूडिंग सिंध, कि उसमें अवाम पे किसी किस्म का कोई अजाफी बोझ जो है वो लादा गया है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हुकूमत ने मुलाजिमीन के जो मेडिकल अलाउंसेज है और मेडिकल बिल्स पर टैक्स छूट भी ख़त्म करने का ऐलान किया है, तो एक तरफ तनख्वाह बढ़ेगी तो हम ये समझें कि दूसरी तरफ कटौती होगी, ये तो फिर वो कहते हैं हिसाब बराबर नहीं हो जाएगा? नहीं, हिसाब उस तरीके से बराबर नहीं होगा ना। तनख्वाह आपकी जो बेसिक है उसका 10% बढ़ रही है। मेडिकल अलाउंस आपके बेसिक का कितना होता है और जाहिर है कि उस पर अगर कुछ चीज़ ऐड ऑन की जा रही है तो वो उस 10% इजाफे से तो बहुत कम है। तो उसको ये नहीं हम कह सकते कि इस साल से लेके सारा का सारा उस साल से वापस ले लिया गया है। जो आप ये भी तो देखना होगा ना कि जो टैक्सेस थे, टैक्सेस में काफ़ी सारी डिस्टॉर्शन थी। FPR की जो हरासमेंट थी, FPR के जो सवाबदीदी अख्तियारात थे, तो उस तरह की बहुत सी चीज़ें
जो हैं वो इस बजट में, वफाकी बजट में ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। अगर आप देखें तो ठीक 12 है। के करीब विदहोल्डिंग टैक्स ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी काफ़ी सारी चीज़ों पे कम की गई है, जीएसटी कुछ चीज़ों पे कम हुई है, कुछ चीज़ों पे कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी कम हुई है। तो अब रेवेन्यू कहीं ना कहीं से तो हुकूमत को पूरा करना है। तो यानी अगर आप देखें तो ओवरऑल ये दोनों बजट जो है ये मतवाजन बजट है। इससे कहीं ज़्यादा टफ हो सकते थे, लेकिन हुकूमत इस वक्त एक बिजनेस फ्रेंडली और एक पीपल फ्रेंडली बजट पेश करने एक सिमत जो है वो सेट कर रही है इस वक्त। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पता है तनकीद करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन कुछ लोग इस बजट की तारीफ भी कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिसको आवाम के हक में बाकायदा कह रहे हैं जी पहला कदम की मानंद समझा जाए, कि पहला कदम की मानंद पेश करें इस बजट को। तो इस वफाकी बजट के बाद अगर आवाम के हक की बात की जाए, आवाम के हक में जाए, तो फिर तो तब्दीली के रंग भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जल्द अज जल्द हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तब्दीली के बाकी जो रंग हैं वो नज़र आएंगे आवाम को। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान बाकी तमाम दुनिया की तरह एक पोलराइज सोसाइटी है, पोलिटिकली पोलराइज सोसाइटी। और ये सिर्फ पाकिस्तान ही के लिए नहीं, आप अमेरिका को भी देख लीजिए, वहाँ भी तकरीबन 40% वोटर्स जो हैं वो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के हक में हैं। तो ये जो तब्दीली की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में वन थर्ड अगर आप देखें तो एक तिहाई अवाम जो है वो हर दौर में हुकूमत के साथ होते हैं वोटर। एक तिहाई वोटर जो होते हैं वो हुकूमत कुछ भी कर ले वो उसके अगेंस्ट होते हैं। एक तिहाई जो होते हैं जिनको स्विंग वोटर्स कहा जाता है, और वही आखिरी मौके पे हुकूमतों को बनाते या गिराते हैं। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हुकूमत ने जो पहला साल था उसको जो स्टेबलाइज करने की कोशिश की, इकॉनमी कुछ टफ मेजर्स लेके, उसका नतीजा ये हुआ कि कोविड के बावजूद हुकूमत जो थी, पाकिस्तान चंद उन ममालिक में है यहाँ पे कि पॉजिटिव ग्रोथ जो है, इकनॉमिक ग्रोथ वो देखने को आई है। और अब उसको अंबार कान करके जो तीसरा साल ये वाला जो बजट है, इसमें हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो जो उसके बेनिफिट्स हैं वो आवाम तक पहुंचा सके। अब देखना ये होगा कि उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हुकूमत के कंट्रोल में होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो फैक्टर हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है वो आलमी मंडी में तेल की कीमतें हैं। आज का जो रेट है ब्रेंट क्रूड ऑयल का वो $73 पर बैरल है, और ये डबल हो चुका है पिछले 3 माह के दौरान। ये हुकूमत पिछले 2-3 माह से कोशिश कर रही थी कि तेल की कीमतों में इजाफा ना करे। प्राइम मिनिस्टर जो है वो ओगरा की सिफारिशात को मुस्तरद कर रहे थे, लेकिन एक लेवल आएगा जबकि शायद इसको ओगरा की सिफारिशात को रिजेक्ट करना पॉसिबल ना हो। जब तक तो हुकूमत के पास सब्सिडी देने की गुंजाइश होगी, हुकूमत सब्सिडी देती रहेगी, लेवी में उस तरीके से इजाफा नहीं करेगी। लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस कर जाएगी तो फिर जाहिर है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी, और जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसके साथ गैस और बिजली की कीमतें जो है उनमें इजाफा भी नागुज़ीर हो रहा होता है। तो ये वो फैक्टर है जो कि हुकूमत के कंट्रोल में उस वक्त उस पॉइंट पे नहीं होगा, और अवाम उसका ब्रंट फील कर रहे होंगे। कुछ फैक्टर्स हैं जो हुकूमत के कंट्रोल में है, गवर्नेंस को बेहतर बनाना, एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर लेना। यानी अगर इस दफ़ा भी रिकॉर्ड गंदम में पैदावार होने के बावजूद आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा हो, तो फिर तो हुकूमत पे तनकीद जो है वो बिल्कुल जायज़ होगी। या अगर चीनी के कार्टल्स और डॉक्टर साहब, अभी आपने ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से जो बात की है, अब ये जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब सुनने में आ रहा है कि इजाफा होने वाला है, तो फिर ऐसे में जब इजाफा होगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, तो फिर हुकूमत महंगाई को कैसे कंट्रोल कर सकेगी? ये ज़रा समझा दीजिएगा आसान अल्फाज में। मैं वही कह रहा था ना कि महंगाई को कंट्रोल के लिए हुकूमत के पास जो एक तो ये है कि लोगों की कुव्वत खरीद को बढ़ा दिया जाए। तो वो जो मिनिमम वेजेस जो है उनमें इजाफा कर दिया गया, पेंशन में इजाफा, सैलरीज में इजाफा, ग्रेड 1 से 19 तक के जो स्पेशल अलाउंस का जो अनाउंस किया गया था, तो या एहसास प्रोग्राम के जरिए पहले भी 15 मिलियन घरानों तक पहुंचा गया। अब फिर बहुत से एहसास के इनिशिएटिव जो है वो शुरू किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ होगी जो कि आवाम की कुव्वत खरीद को बढ़ाएगी। जब इक्तिसादी सरगर्मियाँ शुरू होंगी, वहाँ पे जॉब्स की क्रिएशन होगी, अगेन आवाम की कुव्वत खरीद बढ़ेगी। लेकिन जो एक और चीज़ हुकूमत को जो करना होगी इस साल, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर वाली गलती जो है वो इस साल रिपीट ना हो, ताकि जो गंदम और चीनी की कीमतें उनमें होशरुबा इजाफा ना हो। अगर हुकूमत वो करने में कामयाब हो जाती है तो कहा जा सकता है कि तब्दीली की जानब सफ़र जो है वो काफ़ी हद तक शुरू हो चुका है।
यानी महंगाई कम करने की बजाय कुव्वत ख़रीद बढ़ाने पर हुकूमत तवज्जो देना चाहती है कि लेकिन महंगाई कम करने की जो स्ट्रैटेजी उनको समझ आती है, हिकमत अमली समझ आती है कि कुव्वत ख़रीद जो बढ़ा दी जाए तो शायद महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। आपकी बात से हम कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, IMF के चुंगल से भी निकलना या आज़ादी हासिल करना आपको पता है डॉक्टर साहब हर पाकिस्तानी का ख्वाब है। अब इसके लिए क्या प्लान है गवर्नमेंट के पास? देखिए, IMF प्रोग्राम में रहना है हमें। मैं नहीं समझता कि IMF को प्रोग्राम से निकलना एक ऑप्शन है इस वक्त। पिछले साल अगर IMF का प्रोग्राम ना होता तो वो जो $1.4 बिलियन IMF ने कोरोना से निपटने के लिए एक हफ्ते के अंदर अंदर दे दिए थे, और उसके बाद वर्ल्ड बैंक और ADB और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, इन सब ने जो ग्रांट्स और जो लोन्स दिए थे वो ना मिलते। IMF के अंदर रहते हुए ही हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है, और हम मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स जो है वो फ्लोट करने में कामयाब हुए। तो IMF का प्रोग्राम जो है उसमें ये तो नेगोशिएशन की जा सकती है कि उसका पेस क्या होगा, उसकी सीक्वेंसिंग क्या होगी, मुख्तलिफ जो IMF के जो कंडीशंस हैं, या कुछ ऐसी कंडीशन जिसपे कि पाकिस्तान जो है वो सिरे से मानने से इनकार कर दे और कहे कि इनकी जगह हम ये इक़दाम उठा लेते हैं ताकि फिस्कल डेफिसिट जो है, आमदनी और अखराजात के दरमियान तवाज़न, वो कंट्रोल में रहे। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वक्त IMF से प्रोग्राम को छोड़ देना और ये कहना कि जी प्रोग्राम से आज़ादी मिल गई, वो एक ऑप्शन है हमारे पास। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो IMF बिजली के निर्ख बढ़ाने पर कायम अगर रहता है तो फिर सनत से वाबस्ता जो एक्सपेक्टेशंस हैं, तवक्कुआत हैं, वो फिर किस तरह पूरी होंगी? देखिए, IMF ये नहीं कह रहा कि आप ज़रूरी टैरिफ ही बढ़ाएं। IMF ये कह रहा है कि आप एनर्जी सर्कुलर डेट को कम करें। एनर्जी सर्कुलर डेट को कम करने में एक हिस्सा कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का है। हुकूमत की जो इस वक्त की स्ट्रेटेजी मुझे लग रही है वो ये है कि टैरिफ को इतना रैशनलाइज कर दिया जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करें, ताकि वो पैसे जो कि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस, इसका मतलब ये कि आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप बिजली बनाने वाले जो हैं प्लांट्स उनको अदायगी कर रहे हैं। जैसे रेंट की गाड़ी अगर नहीं भी चला रहे तो आप उसके किराया दे रहे होते हैं, तो वो किराए की मद में देने की बजाय हुकूमत की कोशिश है कि उसको पास ऑन किया जाए कंज्यूमर्स की तरफ, ताकि बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा हो, कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस देने की बजाय सनत का पहिया जो है वो बढ़े। इसी तरीके से फ्यूल मिक्स जो है, फ्यूल मिक्स में बेहतरी लेके आना ताकि वहाँ पे लॉस कम हो। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हमें पता है कि पाकिस्तान के वन ऑफ द हाईएस्ट हैं डेवलपिंग कंट्रीज के, भी अगर हम देखें वहाँ पे बेहतरी लेके आना। और सबसे बड़ा कि जो मुख्तलिफ पावर प्लांट्स जो हुकूमत के अपने हैं जिनको कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस देना है, उनके साथ नेगोशिएट करना ताकि वहाँ पे इंटरेस्ट कम दिया जाए, वहाँ पे जो मुद्दत है लोन की अदायगी की उसको बढ़ा दिया जाए। तो ऐसी काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज मौजूद हैं जिनमें टैरिफ को बढ़ाने के अलावा भी सलूशन है। एक और जो टारगेटेड सलूशन है हुकूमत के पास वो ये है कि इस वक्त तो जो क्रॉस द बोर्ड सब्सिडी मिल रही है तकरीबन 90% कंज्यूमर्स को, उन्हीं पैसों को टारगेटेड सब्सिडी की तरफ ले आया जाए, यानी वो लोग जो कि बिल पे कर सकते हैं वो। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हुकूमत की जानिब से जो 800 सीसी गाड़ियाँ उन पर टैक्स छूट दी गई है, और आपको पता है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं 800 सीसी गाड़ी जो ज़्यादातर लोगों की पहुँच में होती है, लेकिन ये जो अब ये टैक्स छूट तो दे दी गई है लेकिन कीमतें ये कैसे कंट्रोल होगी, ये सवाल बहुत से लोग पूछ रहे हैं। ये देखिए, ये कम से कम 2 लाख रुपए का छोटी गाड़ी पे जो फायदा है वो होगा, और उसका 2 तरह के एडवांटेज उसके होंगे। मिडिल क्लास में, मिडिल इनकम अर्नर्स में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मौजूद हैं जो कि जब 2 लाख रुपए गाड़ी की कीमत कम होगी तो वो शायद मोटरसाइकिल से ग्रेजुएट कर सकते हैं, खा वो लीज के ज़रिए जाएं या वो कैश पेमेंट पे गाड़ी जो है वो ले रहे हों। जब छोटी गाड़ियों की डिमांड में इजाफा होगा तो आप देखेंगे कि छोटी गाड़ियों की इंपोर्ट में भी इजाफा होगा, और सिर्फ ये पाकिस्तान में बनने वाली छोटी गाड़ी की कीमतों में कमी नहीं की गई, इंपोर्टेड गाड़ियों पे भी जो छोटी गाड़ियां हैं वहाँ पे भी कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी वगैरह की मद में छूट दी गई है ताकि वहाँ भी लोगों को जो है रिलीफ मिल सके। और हमारे पास बहुत सी ऐसी इंपोर्टेड गाड़ियाँ भी हैं जो 650 सीसी या 600 सीसी से भी कम की हैं, तो आप देखेंगे कि छोटी गाड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी सारी मिकदार में पाकिस्तान में इंपोर्ट भी हो रही होंगी, और अगेन यहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट हो रही होंगी और लोगों का म्यार ज़िंदगी भी बेहतर हो रहा होगा। ठीक है जी डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।